चलिए, आप लोग अब बहुत आसानी से समझ गए होंगे जो मैंने पहला पार्ट का वीडियो जो बनाए थे और जो डाले थे कि सेब को आभासी फल और कुट फल क्यों कहते हैं। आप लोग भली भांति इसको आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे पार्ट का जो शुरुआत करने जा रहा हूं कि दूसरे पार्ट के अंतर्गत जो आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परागन। पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को परागन कहते हैं और ये पौधों में देखने को मिलता है। परागन दो प्रकार का होता है, एक कहते हैं स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन किसको कहते हैं? तो स्वपरागन जो एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। जबकि पर परागन के अंतर्गत ये बात आती है कि जिस पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेगा, बल्कि उसी पौधा के दूसरे पुष्प पर या किसी अन्य पौधा के पुष्प पर परागकण गिरने की क्रिया को हम पर परागन की क्रिया कहते हैं। अब जैसे स्वपरागन और पर परागन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम जंतु होता है, वायु होता है या विभिन्न प्रकार के कीट परागित जो ये कीट होते हैं। अब जो हम देखते हैं वो एलील का क्या अर्थ है? जीव विज्ञान के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक दिए हैं वो एलील का अर्थ होता है दो विपरीत गुण। जैसे क्रॉस कराने के लिए, संकरण के विधि को अपनाने के लिए दो विपरीत गुणों का, जैसे एक छोटे किस्म के पौधे उस जाति के और दूसरे से क्रॉस कराने की क्रिया को जो क्रिया कराया जाता है उसको हम एलील कहते हैं। और एलील के अंतर्गत जो भी क्रिया परागित होती है वो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, उसमें एक संकरण आता है। तो दो विपरीत गुण वाले को जो मिलाकर उसको जो संकरण करने की जो विधि अपनाई गई है, जैसे F1 पीढ़ी में जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वो 3:1 का होता है। F2 पीढ़ी में जो होता है 9:3, 3:1 का अनुपात होता है, उसको हम अपनाने का काम करते हैं। अब जीवन अवधि और जीवन काल जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसको लाइफ स्पेन कहते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का जीवन अवधि और जीवन काल अलग अलग ढंग से 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। जैसे तोता का जीवन अवधि कितना होता है तो इसको बताना है कि 140 वर्ष होता है। सिकोया वृक्ष का कितना होता है तो सर्वाधिक होता है 3000 से 4000 वर्ष पहले होता है। मानव का जीवन अवधि कितना होता है तो 60 से 65 वर्ष होता है। हाथी का कितना होता है 60 से 65 वर्ष होता है। कौवा का कितना होता है तो 15 से 20 वर्ष के करीब होता है। फिर कछुआ का कितना होता है तो वो 200 वर्ष होता है। फिर जो है बरगद के पौधे का कितना होता है तो 2 वर्ष होता है। ये विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि और जीवन काल है। अब देखना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समाज के लिए भी आवश्यक है, यह है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। हम सभी जानते हैं कि मानव में जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। जब पुरुष के X गुणसूत्र से स्त्री के X गुणसूत्र से जब मिलन होता है तो जन्म लेने वाला संतान जो होता है वो पुत्री होता है। जबकि पुरुष के Y गुणसूत्र से स्त्री के X गुणसूत्र से जब मिलन होता है तो जन्म लेने वाला संतान जो होता है वो पुरुष होता है, यानी पुत्र होता है। इनको याद रखना है। और दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पर म्यूटेशन को कहते हैं उत्परिवर्तन। जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और अगला जो हम देखते हैं माइग्रेशन को कहते हैं चेंज टू पैलेस एंड रिटर्न टू होम, दैट विल बी नेम ऑफ द माइग्रेशन। हिंदी में इसको स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई जीव एक स्थान से यानी मूल निवास से दूसरे स्थान पर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद पुनः अपने मूल स्थान पर अगर रिटर्न हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको माइग्रेशन या स्थानांतरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हेमोफीलिया को बिलीडर्स रोग क्यों कहते हैं। तो हेमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जो आजकल वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं कि किसी को जब हो जाता है तो रक्त का, शरीर का अगर कोई अंग या हिस्सा तेज चाकू या कोई हथियार से कट जाता है
तो रक्त लगातार गिरता रहता है, और इस तरह से रक्त के लगातार गिरने से 1 से 24 घंटा के बाद अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है तो हेमोफीलिया को बिलीडर्स रोग कहते हैं। अब उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं वर्णांधता, ये भी आनुवांशिक रोग है। ये भी समाज में हमारे बच्चे अगर कोई जन्म लेते हैं, पुरुष हो या स्त्री, लड़का लड़की में से कोई हो, तो इसमें होता है कि आंखों के सामने लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, पीला रंग का पहचान नहीं करता है, वो हरा और पीला नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ब्लैक दिखाई देता है, तो उसको हम वर्णांधता कहते हैं। अब उसके बाद जो हम देखते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, हमारे भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को सुरक्षित रखा जाता है राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत, और हमें विभिन्न प्रकार का उससे लाभ भी होता है और आहार श्रृंखला की पूर्ति भी होती है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसको बता देना है कि असम में है। उसके बाद बता देना है कि डोथीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये केरल में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है, राजस्थान में है। डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको गुजरात में है। तो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान को भी याद रखना है, ये आसानी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो पवित्र उपवन, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, उसको हम पवित्र उपवन कहते हैं। जैसे समी का पेड़ है, या आप देखते हैं पीपल वगैरह का पेड़ है, जो हमारी महिलाएं पूजा करती है, पुरुष भी पूजा करती है समय के अनुसार। उसमें आता है कि जैसे स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, एक सीटू कंजर्वेशन। तो ये क्या है स्वस्थानीय संरक्षण? तो संरक्षण का मतलब होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब ये होता है कि अगर किसी वनीय क्षेत्र में जीव जंतु सही और सुचारू रूप से वहां पर रहता है, अगर किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है, तो स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज अगर उसमें लगता है, तो वैसी परिस्थिति में वनीय पदाधिकारी से या सरकार से आदेश लेकर, अगर कोई मान लिया जाए कि शेर है या बाघ है किसी राष्ट्रीय उद्यान में है, उसको अगर संरक्षण नहीं मिलता है, किसी प्रकार का वायरल या संक्रमण रोग लग जाता है, तो एक वनीय स्थान से दूसरे वनीय स्थान पर ले जाने को हम कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत आता है रेड डाटा बुक भी। तो रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक है कि संकटग्रस्त पेड़ पौधों की सूची या जीव जंतुओं की सूची जो है जिस पुस्तक में लिखकर प्रकाशित की जाती है, उसको हम रेड डाटा बुक कहने का काम करते हैं। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे जेरोफाइट्स, जेरोफाइट्स को कहते हैं मरुदभिद्दी। मरुदभिद्दी यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधा को मरुदभिद्दी या जेरोफाइट्स कहते हैं। मीसोफाइट कहते हैं समान स्थानों पर उगने वाले पौधे को मीसोफाइट कहते हैं। फिर वो हाइड्रोफाइट्स, जलीय पौधा जो है, जैसे जल में उगने वाले या रहने वाले जीव, जैसे बेलिसनेरिया और हाइड्रीला का जो पौधा है वो जल में उगने का काम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोस्टेट गैलैंड, ये पुरुषों में गैलैंड होता है, ये मूत्र त्यागने के आधार तल पर होता है। और ये क्या होता है कि कभी कभी प्रोस्टेट गैलैंड बढ़ जाता है, और प्रोस्टेट गैलैंड जब बढ़ जाता है तो सर्जिकल मेथड से उसको जो है काट कर हटा देना पड़ता है, क्योंकि मूत्र त्यागने पर काफी कष्ट होता है। कभी कभी मूत्र मार्ग बंद हो जाता है, तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसको अच्छे ढंग से अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। और प्रोस्टेट गैलैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है, जिसका कलर व्हाइट होता है और अम्लीय होता है। इन सारे चीजों को ये याद रखने की जरूरत है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे पुंपुम बढ़ता है, तो जैसे समकाल पक्वता है, स्त्री पूर्वता है, भिन्न काल पक्वता है, इन सारे चीजों को जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि पुंपुम बढ़ता क्या है। कि अगर पौधे में पुरुष भाग पहले परिपक्व हो जाते हैं, स्त्री भाग बाद में परिपक्व होते हैं। फिर समकाल पक्वता में स्त्री केसर और पुंकेसर एक साथ परिपक्व होते हैं। स्त्री पूर्वता में फिर स्त्री भाग जो है पहले परिपक्व होता है, पुरुष भाग बाद में।
फिर भिन्न काल पक्वता, स्त्री भाग और पुरुष भाग भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को जानना जरूरी है। अब जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, इंट्रोमोफिली किसको कहते हैं? तो कीट परागन को कहते हैं। अब एनीमोफिली किसको कहते हैं? वायु परागन को कहते हैं। ऑर्निथोफिली जंतु परागन को कहते हैं। ऑर्निथोफिली पक्षी परागन को कहते हैं। फिर जूफिली जंतु परागन को कहने का काम करते हैं। माल्कोफिलस ये घोंघा द्वारा जो परागन होता है उसको घोंघा परागन कहते हैं। फिर अगला जो चैप्टर आता है 8 और 7 चैप्टर में, जैसे सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मतलब क्या हो गया, और पीसीकल्चर का मतलब, एपीकल्चर का मतलब। एपीकल्चर किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं मधुमक्खी के पालन को। तो मधुमक्खी के रख रखाव, इसको मौन पालन भी कहते हैं। और उसको प्रजनन और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने को हम कहते हैं एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन कहते हैं। पीसीकल्चर कहते हैं मछली पालन को। तो मछली पालन किसको कहते हैं? मछलियों के रख रखाव और उसको स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने को मछली पालन कहते हैं। सेरिकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें यह जानकारी प्राप्त करना है कनेक्टिंग लिंक के बारे में, योजक करी। तो योजक करी है क्या भाई, इसको भी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। अब योजक करी कहते हैं वैसा जीव जो दो जीवों के बीच का लक्षण को प्राप्त करता है। जैसे आप देखते हैं किडना है, पेरिपेटस है, प्रोटोपेटस है, ये योजक करी का ये उदाहरण है। एक जिसको हम कहते हैं योजक करी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण है। और फिर यहाँ देखते हैं कि आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स ये विलुप्त करी, मिसिंग लिंक। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए हैं, उन जीवों में आर्कियोपटेरिक्स भी है, एक पक्षी जैसा जीव है। डोडो भी विलुप्त हो चुका है, स्टीलर सी काऊ जैसा जीव भी विलुप्त हो चुका है। अब है अब्सेसियन, जंतुओं में अवनत और बेकार अंग को अब्सेसियन कहते हैं। ये वेस्टाइगल ऑर्गन्स है। अब जैसे अपेंडिक्स दाएं साइड में होता है, तो विदेशों जो डेवलपमेंट कंट्री है वहां क्या करता है कि जन्म के बाद ही ऑपरेट करके निकाल देने का काम करता है। तो जैसे ये अवनत और बेकार अंग को हम अब्सेसियन कहते हैं, जिसमें आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और निक्टेटिंग झिल्ली, ये सब आने का काम करता है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखते हैं कि 10% ऊर्जा प्रवाह का क्या काम है। अब किसी आहार श्रृंखला के जरिए अगर एक जीव दूसरे जीव भोजन के रूप में जब ग्रहण करता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही उस दूसरे जीव में जाने का काम करता है। उसी में आहार श्रृंखला, एक जीव दूसरे जीव को क्रमबद्ध रूप से जो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। और डीएनए और आरएनए में अंतर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस साल आने की संभावना है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो डीएनए और आरएनए, जैसे डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा का बना होता है, एक तरफ लिखेंगे डीएनए, दूसरी तरफ आरएनए। आरएनए जो है राइबोस शर्करा का बना होता है। और डीएनए में देंगे कि यह एक प्रकार का होता है, आरएनए में देंगे कि यह 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए होता है। फिर डीएनए में देना है कि इसका आणविक भार बहुत होता है, आरएनए में देना है कि डीएनए की तुलना में इसका जो आरएनए का आणविक भार बहुत कम होता है। या जैसे आप देखते हैं कि दूसरा जो बहुत सारे चीज है जो देना है, जैसे मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। तो जैसे विभिन्न प्रकार के जो मानव का जो रोग होता है, आज सबसे बड़ी समस्या समाज में है कि हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य के बारे में अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त है। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार को लेना है, विटामिन को लेना है। गरीबी के कारण हम लोग सही और सुचारू रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इन सारे चीजों के बारे में मानव स्वास्थ्य और रोग से ग्रसित रहता है। जैसे बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार है क्या? वैसा आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक तत्व, विटामिन मौजूद हो, प्रोटीन मौजूद हो, जो लिमिट मात्रा में ले, वही स्वास्थ्य से संबंधित है। अब जैसे प्रोटोजोआ है, उसके बाद वायरस है, बैक्टीरिया है। अगला जो क्वेश्चन हमको प्रोटोजोआ से संबंधित समझ में आता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, जैसे मलेरिया और काला जर है। इन सब चीज को याद रखना चाहिए। विषाणु जनित रोग कौन कौन है? तो विषाणु जनित जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। ये सारे रोग जो है विषाणु से होते हैं, कुछ जीवाणु से होते हैं। और जैसे ये एमोबियासिस, अमीबिया पेचिस क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होने वाले रोग को अमीबिया पेचिस कहते हैं। और मलेरिया परजीवी भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है कि मलेरिया परजीवी मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। और इसका जो 3 लक्षण होता है मलेरिया रोग का, समाज में लोग समझते नहीं है।
ये 3 प्रकार के लक्षण अगर जिसमें प्रतीत हो, दिखाई दे, उसको हम मलेरिया रोग कह सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से लक्षण है? तो सबसे पहले मलेरिया रोग में यह होता है कि बहुत तेज गति से जोरों का ठंड आता है कपकपी के साथ। फिर दूसरा जो उसका लक्षण है कि तीव्र और तेज बुखार होगा, और तीसरा पसीना आएगा। यानी ये तीनों टर्म चलेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये मलेरिया रोग से ग्रसित है। उसकी कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास ज्ञान होगा। तो इन सारे चीजों को याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और मैं ये बता रहा हूं कि बिल्कुल आसानी ढंग से बताया हूं। और ये क्वेश्चन जो अगर देखेगा जो विद्यार्थी, वो 1 फरवरी के लिए उसके लिए जो है बहुत अच्छा से अच्छा 80% प्लस नंबर लाने की संभावना बने रहेगी।